नमस्कार दोस्तों, स्टेनो मास्टर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यह डिक्टेशन 170 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगी। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। महोदय, देश की एकता, सांस्कृतिक एकता तथा भावात्मक एकता को बनाए रखने के लिए हिंदी सेवी संस्थाओं ने जो भूमिका निभाई है वह स्वयं अपने में एक इतिहास है। इन संस्थाओं की स्थापना में जो भावना काम कर रही थी वह उनका राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय चेतना एवं दूरदर्शिता थी। उनको हिंदी के सर्वाधिक महत्व को समझना था और उसे राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का संकल्प किया था। पूज्य बापू ने भी यही संदेश दिया था कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। हिंदी की संस्थाओं ने इसे अपना पुनीत कर्तव्य समझा और उसकी सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया। इसी परिवेश में इन संस्थाओं के महत्व और योगदान का मूल्यांकन होना चाहिए। देश में आज अनेक हिंदी सेवी संस्थाएं हैं। इनमें से अधिकतर संस्थाओं ने अपना काम देश की स्वतंत्रता के बाद शुरू किया, पर कुछ ही संस्थाएं ऐसी हैं जिन्होंने आज से कोई एक शतक पहले हिंदी सेवा का बीड़ा उठाया था। इस श्रेणी में बड़े आदर के साथ नागरिक प्रचारिणी सभा का नाम लिया जा सकता है। तदंतर पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रेरणा से हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई और गांधी जी ने सुदूर दक्षिण तक हिंदी के संदेश को पहुंचाने की भावना से दक्षिण भारत में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की नींव डाली। फिर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा का अवतरण हुआ। हिंदी प्रदेशों में हिंदी का प्रचार करना इस संस्था का उद्देश्य था। दक्षिण भारत में अनेक रियासतें थीं। सबसे बड़ी रियासत निजाम की थी और वहाँ उर्दू का वर्चस्व था। इस हैदराबाद रियासत में हिंदी प्रचार की अगवानी हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद ने की। तीसरे प्रकार की भी एक संस्था है जो भारतीय संविधान के अंगीकृत करने के बाद स्थापित हुई है, जैसे आगरा का केंद्रीय हिंदी संस्थान जो एक अर्ध स्वायत्त संस्था है। हिंदी सेवी संस्थाओं ने अपना कार्य प्रतिकूल और विषम परिस्थितियों में शुरू किया। शासन व्यवस्था हिंदी कार्यों को राज्य विरोधी गतिविधि समझती थी। कार्यकर्ताओं को यातनाएं दी जाती थी। हिंदी का सीखना सिखाना देश सेवा का एक अंग माना जाता था। सीखने वाला यही समझता था वह राष्ट्र का ही काम कर रहा है और सिखाने वाले के मन में यह भावना रहती थी कि वह देश की सेवा कर रहा है। वास्तव में यही प्रबल भावना देशवासियों को हिंदी सीखने के लिए प्रेरित कर रही थी। महोदय, दक्षिण भारत में हिंदी का काम कठिन था। दक्षिण में उनकी अपनी भाषाएं थी और उनका अपना समृद्ध साहित्य था। हिंदी के सीखने की जब बात आई तो किसी ने उसका विरोध नहीं किया और कभी किसी ने यह नहीं कहा कि हिंदी भाषा से उनका कोई संबंध नहीं है। हिंदी को उन्होंने अपने सीने से लगाया और उसे बड़े प्यार से अपनाया। हिंदी का दायरा बढ़ता गया और उसे बड़े प्यार से अपनाया। हिंदी का दायरा बढ़ता गया और सीमाएं विस्तृत होती गई। लगता था कि हिंदी की गंगोत्री ने हिंदी के मैदानों को पार करते हुए विंध्य के सीने को चीरते हुए दक्षिण की सस्य श्यामला में फैलकर एक विशाल और विस्तृत रूप को धारण कर लिया है। हिंदी का यही राष्ट्रीय स्वरूप है और सच्चे अर्थों में यही राष्ट्र की वाणी राष्ट्रभाषा है, जिसकी सेवा में संस्थाओं के हजारों और लाखों कार्यकर्ताओं ने निस्वार्थ एवं त्याग भावना से इसके प्रचार प्रसार में अपने आप को समर्पित कर रखा है। परिणामतः हिंदी जनभाषा का रूप धारण कर चुकी है। इस भूमिका को निभाया हिंदी सेवी संस्थाओं ने तथा भारत की एकता का, उसने अविभाज्यता का एक ऐसा स्वस्थ वातावरण निर्मित किया और एक ऐसा दबदबा तैयार किया कि संविधान सभा में हिंदी का विरोध करने का किसी को साहस न हुआ और एक मत से, एक ध्वनि से हिंदी का विरोध करने का किसी को साहस न हुआ और एक मत से, एक ध्वनि से हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया और दो लिपियों में लिखी जाने वाली हिंदुस्तानी का विवाद पूर्णतः समाप्त हो गया। हिंदी संस्थाओं का यह एक दुर्भाग्य और अपूर्व योगदान है। हिंदी प्रचार के साथ साथ हिंदी साहित्य का सृजन भी किया जाता रहा। नागरिक प्रचारिणी सभा एकमात्र ऐसी संस्था थी जो इसी कार्य के लिए समर्पित थी। अनेक हिंदी विद्वान अपने तप और साधना से साहित्य की अनेक विद्याओं को समृद्ध करते रहे और एक पड़ाव की उन्होंने पूर्ति की। बहुत कम खर्च में यह काम पूरा किया गया। आज केंद्रीय सरकार एक एक परिभाषित शब्द पर लाखों रुपए व्यय करती है। नागरिक प्रचारिणी सभा ने जो महत्वपूर्ण ग्रंथ तैयार किए, यही काम सरकार करती तो उन पर करोड़ों खर्च हो जाता। संस्थागत काम निष्ठा, त्याग और समर्पण की भावना से होता है। उसे पैसों की तराजू में नहीं तोला जा सकता।
सभापति महोदय, हम एक परिवर्तनशील समय से गुजर रहे हैं और परिवर्तन भी ऐसा कि जो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। कुछ समय पूर्व तक शीत युद्ध की वजह से सुरक्षा परिषद का प्रभाव बाधित था। हाल ही में हमने समूचे विश्व में लोकतांत्रिक भावना का उदय देखा है। विभिन्न देशों में जगी इस भावना का कि स्वाधीनता, आर्थिक न्याय और मानवीय गरिमा जैसे मूल्य अंतर्राष्ट्रीय मामलों को नियंत्रित करें, हम पर गहरा प्रभाव पड़ा है। अपने विचार विमर्श में इन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद ने हाल ही के महीनों में अपेक्षाकृत भूमिका निभाई है। निरंतर मानवीय मूल्यों के लिए पैदा हुए खतरों से निपटने के लिए परिषद के स्थायी सदस्यों ने एकजुट होकर समन्वित और कड़ा दृष्टिकोण अपनाया है। संयुक्त राष्ट्र को भारत ने पूर्ण और सुसंगत समर्थन दिया है। इसमें किसी तरह का उतार चढ़ाव नहीं रहा है। आज हम सुरक्षा परिषद की इस नई प्रभावी भूमिका का स्वागत करते हैं और इसको अपना समर्थन देना आगे भी जारी रखेंगे। इसकी भावी भूमिका पर विचार करते समय यह आवश्यक है कि हम उन उभरती हुई शक्तियों और सामाजिक राजनैतिक अंतर्धाराओं पर ध्यान करें जिनके कारण विश्व भर में अशांति, अस्थायित्व और हिंसा की पुनरावृत्ति हो रही है। स्थायी शांति और सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि सारे विश्व में लोग समान रूप से सुखी हो। अगर मानव समाज तरह तरह की विषमताओं से ग्रस्त हो और विश्व के प्राकृतिक संसाधन भूमि, जल और वायु, जो वास्तव में मानव जाति की साझी धरोहर है, अत्यधिक शोषण और पर्यावरण के विनाश जैसे विवेकहीन कार्यों की वजह से तेजी से समाप्त हो रहे हो, तो उपयोगी या सुव्यवस्थित ढंग से काम करने वाले राष्ट्र की कल्पना असंभव है। यह एक ऐसा सीधा साधा सच है जिसके बारे में इस संस्था को सोचना होगा। बाकी बातें तो स्वयं ही ठीक हो जाएंगी। यद्यपि विश्व में दृढ़ संकल्प के बावजूद कुल मिलाकर यह काम बहुत जटिल है। यह स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र की भूमिका उसके घोषणा पत्र पर आधारित होनी चाहिए, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए किए जाने वाले कार्यों का महत्वपूर्ण ढांचा प्रस्तुत किया गया है। लेकिन घोषणा पत्र की वैधता और उसकी सुरक्षा विश्व समुदाय के सामूहिक संकल्प पर निर्भर करती है। सुरक्षा परिषद द्वारा किए जाने वाले कार्य सामूहिक संकल्प द्वारा निर्धारित होने चाहिए। विराम।